नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक नागा साधु रहा करता था। उसके पास प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था उसका लकड़ी का बना हुआ भिक्षा पात्र। अब वो रोज़ सुबह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता था और जो भी व्यक्ति उसको अपनी स्वेच्छा से जो भी दान करता था वो भिक्षा पात्र में लेता था और आराम से उसे खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। चूँकि उसकी कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई विशेष इच्छा नहीं थी और कुछ वो मांगता भी नहीं था, तो धीरे धीरे इस नागा साधु की जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे मिलने आने लगे, लोग उसका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से काफ़ी ट्रैवल करके आने लगे। इसी बीच में जो उस राज्य की जो महारानी थी, वहाँ तक भी उसकी ख्याति पहुँची और वो भी उससे मिलने की गई। मिलने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद महारानी बहुत इंप्रेस हुई साधु से और उसको लगा कि साधु के लिए कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि साधु के पास सिर्फ एक लकड़ी से बना हुआ भिक्षा पात्र है जिसमें वो भिक्षा लेता है। रानी को लगा कि इतना महान साधु है और उसके पास सिर्फ ये लकड़ी का बना हुआ भिक्षा पात्र, ये सही नहीं है। इतने महान साधु के पास तो सोने का बना हुआ भिक्षा पात्र होना चाहिए। सोना हीरा लगा हुआ भिक्षा पात्र होगा तो इस व्यक्ति की या इस साधु की जो सही टैलेंट के साथ जस्टिफिकेशन होगा। महारानी ऑर्डर देती है और बोलती है कि एक सोने से बना हुआ हीरे जड़ित जो है वो भिक्षा पात्र बनाया जाए, मैं साधु को दूंगी। भिक्षा पात्र बनता है, साधु को बुलाया जाता है या साधु के पास जाती है, बल्कि कहें तो जाती है और निवेदन करती है कि महाराज, मैं एक छोटा सा निवेदन करने जा रही हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ, आप इसको मना मत कीजिएगा, ले लीजिएगा। साधु कहता है ठीक है भाई, बताइए क्या देना चाहते हैं। तो रानी जो है वो सोने हीरे से जड़ा हुआ भिक्षा पात्र साधु को देती है और कहती है कि महाराज, ये सोने से बना हुआ भिक्षा पात्र आप ले लीजिए, क्योंकि आप इतने महान व्यक्ति हैं और आपके पास ये लकड़ी का बना हुआ साधारण लकड़ी का बना हुआ भिक्षा पात्र अच्छा नहीं लग रहा है। आप इस सोने का पात्र ले लीजिए और इसमें भिक्षा मांगिए। साधु कहता है ठीक है, हमें क्या है, हमें तो भिक्षा ही मांगना है, चाहे लकड़ी का भिक्षा पात्र में मांगे चाहे सोने के भिक्षा पात्र में मांगे। जो सही साधु होता है, जो सच्चा साधु होता है, उसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब नहीं होता। उसके लिए लकड़ी, सोना, हीरा सब एक ही समान होता है। जो थोड़ा ढकोसला वगैरह करते हैं उनमें थोड़ा सा ये चीज़ होती है कि हम सोने को नहीं छुएंगे, हम हीरो को नहीं छुएंगे और ये, लेकिन जिसको अपने मन पर कंट्रोल होता है उसके लिए लकड़ी और सोना सब एक ही ऐसा होता है। साधु वो सोने से बना भिक्षा पात्र ले लेता है और चलने लगता है। 2 कदम आगे बढ़ता है तो कुछ सोच के वो रुकता है और वापस पलटता है और कहता है महारानी, ये जो लकड़ी का बना भिक्षा पात्र मेरा है जो आपके पास है, इसको फेंकिएगा नहीं, क्योंकि जो भिक्षा पात्र आपने मुझे दिया है बहुत संभव है कल तक ये मेरे पास ना रहे, क्योंकि सोने का है। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आया जिसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी पैसे की और सोने की, हो सकता है मुझसे वो ले जाए। और मेरा क्या, देखिए मैं तो लापरवाह इंसान हूँ, मेरे लिए कुछ मैटर करता नहीं है ये सब चीज़ें, सोने का हो, हीरे का हो, लकड़ी का हो। लकड़ी का होता था तो कोई इसको चुराता नहीं था, लेकिन चूंकि सोने का है तो बहुत संभव है कि कोई ना कोई व्यक्ति इसको चुरा ले जाए। तो जो लकड़ी वाला भिक्षा पात्र है उसे फेंकिएगा नहीं, क्या पता कल मैं इसी को मांगने के लिए आऊँ और अगर ये भी चला जाएगा तो फिर मैं भिक्षा कैसे मांगूंगा। रानी कहती ठीक है। साधु ये बोल के आगे चल पड़ता है और अपने जो रोज का काम करता है वो कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो महसूस करता है कि एक व्यक्ति जो है वो इसके पीछे लग गया है, एक चोर जो है इसके पीछे लग गया है। चोर ने जब से देखा होता है कि साधु के पास एक ये सोने वाला भिक्षा पात्र है, तब से चोर जो है उसको चुराने की फिराक में लग जाता है। तो साधु भी समझ जाता है कि ये जो है चोरी करने के लिए पर्पस से आया हुआ है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो अपना जो भी काम होता है वो कर रहा होता है। पूरा दिन भर का पूरा जो दैनिक कार्य होता है उसको निपटाने के बाद साधु जो है अपने खंडहर में जहाँ पर वो रहता था वहाँ चला जाता है। शाम का वक्त होता है, वो चला जाता है और चोर भी पीछे पीछे जाते जाते उस खंडहर तक पहुँच जाता है और साधु के जो खंडहर में कमरा होता है उसके बाहर बैठ जाता है और इस फ्राक में कि कभी तो वक्त मिलेगा कि वो सोने का जो भिक्षा पात्र है वो चुरा ले जाए। अंदर साधु बैठा है, बाहर जो है वो चोर बैठा हुआ है। साधु सोच रहा है, बताओ यार, ये चोरी करने आया हुआ है, अब चोरी कर लेगा, ठीक है कर ले चोरी, क्योंकि हो सकता है इसको ज़्यादा ज़रूरत हो उसको।
अब चोरी करना है तो जल्दी कर ले, क्यों बिना मतलब ये टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भी और मेरा भी कर रहा है। और सर्दी का टाइम है, बाहर बैठे बैठे इसको कष्ट हो रहा होगा, इसको चोरी करने का इसने मन ही बना ही लिया तो चोरी कर लेना चाहिए। भिक्षा पात्र क्या है इसके अंदर? तो साधु को बहुत दया आती है कि इतना सर्दी है, चोरी करने भी आया हुआ है और ज़रा वेट भी कर रहा है, तो उसे वेट कराना सही नहीं है। साधु के मन में बड़ा करुणा की भावना आती है और वो भिक्षा पात्र जो होता है उसको बाहर फेंक देता है, खिड़की से बाहर फेंक देता है। भिक्षा पात्र खिड़की से बाहर आता है, चोर के पास गिरता है। चोर देखता है कि सोने वाला भिक्षा पात्र जिसको चुराना चाहता है वो तो साधु ने बाहर फेंक दिया है। वो बड़ा हैरान हो जाता है कि यार ये क्या तमाशा है कि जिसको चुराने के लिए वो तब घात लगा बैठा हुआ है, सुबह से प्लानिंग कर रहा है, सुबह से मौका देखने की फिराक में है, उस भिक्षा पात्र को साधु ने बाहर फेंक दिया है। मतलब कि जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर कुछ ऐसी चीज साधु के पास है जो सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ उसके पास है और अब तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके पास ऐसा क्या है जो साधु को सोने का भिक्षा पात्र भी उसके सामने कम लगता है। चोर धीरे से दरवाजे के पर एंटर करता है और साधु से बोलता है, साधु जी मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? साधु कहता है हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम अंदर आ जाओ। तुम अंदर आ सको इसलिए मैंने सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंका है, क्योंकि अगर सोने का भिक्षा पात्र बाहर ना जाता तो तुम अंदर तो जरूर आते बट पूरे ट्रू मन से ना आते, सच्चे मन से ना आते। तुम्हें भागने की चिंता रहती, तुम्हें यह रहता कि किसी तरह से वो भिक्षा पात्र चुराएं और भाग जाए। तो जो तुम्हारा मन का संदेह था, मन का डाउट था, जो लालच था, उसको ही मैंने तुम्हें पूरा कर दिया। क्योंकि अब जब तुम आए हो तो तुम अब सुनोगे, अब तुम सुनोगे। अब तुम्हें भागने की जल्दी नहीं है, अब तुम निश्चिंत होकर आए हो, अब तुम्हारे मन में डर भी नहीं है, कोई चोरी भी नहीं है। तो अब तुम मन और मस्तिष्क दोनों से यहाँ मौजूद हो। चोर बड़ा इम्प्रेस होता है, कहता महाराज मैं एक चोर हूँ, एक साधारण चोर हूँ, मैं ज़िंदगी भर चोरी की है। मैं कई साधुओं से मिला और मैंने सबको कहा कि मुझे भी कुछ उपदेश दीजिए, मुझे भी कुछ सुधार कीजिए। और जिसने भी ये जाना कि मैं चोर हूँ, सबने सबसे पहले मुझसे कहा कि चोरी करना छोड़ दो। अब साहब मैं ठहरा चोर, ज़िंदगी भर मैंने चोरी की है, मेरे लिए इतना संभव नहीं है, उतना आसान नहीं है कि मैं चोरी करना छोड़ दूँ। मैं आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूँ। मैं साधु कहता है अभी तक जितने भी साधुओं से मिले हो वो सच्चे साधु नहीं रहे, क्योंकि साधु को मतलब नहीं चोरी जारी से। उसे क्या मतलब, उसे चोरी तुम चोरी करो ना करो उसे क्या मतलब है? साधु तो साधु है, अपना वो जो भी कर रहा है वो कर रहा है, उसे क्या मतलब चोरी से, उसे क्या मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही उपदेश दूंगा, अब की बार तुम चोरी करना जब जाओ ना तो जागते हुए चोरी करना, जागते हुए आंखें खोलकर फोकस होकर चोरी करना। अगर ताला खोलना है तो बिल्कुल पूरा ध्यान तुम्हारा ताला खोलने में होना चाहिए। अगर हीरे जवाहरात को तुम बटोर रहे हो तो तुम्हारा पूरा फोकस तो है तुम्हारा हीरे जवाहरात को बटोरने पे होना चाहिए। तुम जाग रहे हो ऐसा होना चाहिए। कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा जो है स्किल जो है मजबूत हो जाएगी, तुम्हारी चोरी करने की जो दक्षता है वो मजबूत हो जाएगी। तो जो अब तुम चोरी करना बिल्कुल जागते हुए करना, सोते हुए मत करना, जागते हुए करना। चोर कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा उपदेश तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। अभी तक जिसने भी मुझे बोला था वो यही कहा था कि चोरी छोड़ दो, लेकिन ये पहला साधु मिला जो कह रहा है चोरी मत छोड़ो, बल्कि चोरी करना तो बहुत जागते हुए करो, सजग होकर करो, कॉन्शियस माइंड से करो। इससे तो मैं और अच्छा तरीके से काम कर पाऊंगा मैं अपना। ये तो बहुत अच्छा साधु है। खैर वो आज्ञा लेकर चला जाता है। एक हफ्ते बाद वही चोर वापस आता है साधु से मिलने, और साधु से मिलते ही वो रोने लगता है, महाराज आपने मुझे बर्बाद कर दिया, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं कहीं का नहीं रहा। साधु बोलता क्या हो गया भाई, क्या कर लिया तुमने? अब कहते महाराज आपने मुझसे कहा था कि चोरी करना तो जागते हुए चोरी करना। साधु बोलता हाँ बिल्कुल। कहे सर मैं एक सेठ के दुकान पे गया, एक घर पे गया, घर पर मैंने ताला जैसे भी खोलने लगा तो मुझे लगा कि आपकी बात याद आ गई कि आपने कहा था कि चोरी करना तो जागते हुए करना। मैंने बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल अपने आप को होश में लाके मैंने ताला खोलने की कोशिश की, मैंने ताला खोल दिया। मैं घर के अंदर गया, तिजोरी मेरे सामने थी, तिजोरी मुझे मिल गई थी। आपने मुझसे कहा था कि जागते हुए चोरी करना। मैं बिल्कुल फोकस होके अपने आँखों से कान से बिल्कुल सजग होके बिल्कुल देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सब सो रहे हैं पर मैं जाग रहा हूँ।
मैं जाग रहा हूँ, सब सो रहे हैं। मैंने किसी तरह से तिजोरी खोल दी। मैंने देखा कि मैं तिजोरी खोल रहा हूँ, मैं किसी तरह तिजोरी खोल भी दी। तिजोरी खोली, देखा अंदर हीरे जवाहरात सोना पड़ा हुआ है। मैं जाग रहा हूँ और सब सो रहे हैं। और यही समस्या थी कि मैं जाग रहा हूँ, सब सो रहे हैं। अभी तक जितनी भी चोरी की थी वो सोते हुए की थी, लेकिन पहली बार मैं चोरी कर रहा था जब कॉन्शियस होकर को चोरी कर रहा था, सजग होकर चोरी कर रहा था। मैं अपने आप को चोरी करते हुए देख रहा था। मैं देख रहा हूँ कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरे हाथ बढ़ रहे हैं मैं पैसा बटोरने पर। और जैसे ही मेरे हाथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं अपने आप से कहता हूँ, यार तो क्या इंसान है तू, हैं? किसी व्यक्ति की जीवन भर की कमाई को तू एक ही रात में चुरा लेना चाहता है। तू इतना घटिया इंसान है। मैं देख रहा हूँ कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं डर डर के चीज़ों को बटोर रहा हूँ, और इस चीज़ों से मेरे अंदर अजीब सी भावना आ रही है। मैं फील नहीं कर पा रहा, मैं गंदा फील कर रहा हूँ। मैं मुझे अजीब सा अपने आप से घिन हो रही है। और इसी कश्मकश में सर मैं चोरी नहीं कर पाया। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मैं अपने आप से चिढ़ने लगा कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन भर की कमाई को मैं चुरा रहा हूँ। मैं तिजोरी मेरे सामने खुली थी, पैसा उसके अंदर था, सब सो रहे थे, बट मैं जाग रहा था। और यही सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं जाग रहा तो मैं चोरी नहीं कर पाया। और शायद अब मैं चोरी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं जाग गया हूँ। मैं अब मैं देखता हूँ अपने आप को चोरी करते देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता इस स्थिति के अंदर। तो मुझसे चोरी अब नहीं हो पाएगी। आपके लिए भी दोस्तों यही है कि जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपने प्लान बना लिया है, तो जो भी कंटेंट मटेरियल आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, वीडियो वगैरह देखते हो, जागते हुए देखिए, आंखें खोल के देखिए। जो भी कंटेंट आप डाउनलोड करते हो टेलीग्राम से, जो भी किताबें पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करते हो, जो भी किताबें खरीद के लाते हो मार्केट से, आप उसे जागते हुए डाउनलोड कीजिए। जो वीडियो देखो जागते हुए देखिए। आप देखोगे कि आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद नहीं करना चाहिए आपको। बहुत ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप वो कर रहे हो। पीसीएस की पढ़ाई बहुत सिंपल है, बट आप लोगों ने इसे मुश्किल बना दिया है। आपके डाउट्स, आपके समस्याएं, जो भी आपके अंदर जो भी दुविधा है, उस चीज़ ने पीसीएस की पढ़ाई को मुश्किल बना दिया है। आप दिन दिन भर वीडियोस देखते हो किस तरह से पीसीएस बना जाए, हाउ टू बिकम अ पीसीएस ऑफिसर। लगातार आप वीडियो देख रहे हो, घंटों घंटों वीडियो देख रहे हो, हजारों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, हजारों तरह के लोग हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। आप सबके वीडियो सुनते हो, देखते हो, समझते हो, अच्छा भी लगता है, समझ में भी आ रहा होता है, बट उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हो। इंप्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि आप सोते हुए वीडियो देख रहे होते हो। वीडियो चल रहा है, आपका दिमाग कहीं और है। वीडियो चल रहा है, स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, बातें बताई जा रही हैं, और आपका दिमाग जो है वो किसी और ही दुनिया में चल रहा है। आपने पूरा वीडियो देख लिया, सुन लिया, बट जागते हुए नहीं, सोते हुए सुना। अब सोते हुए सुना तो क्या सुना? सुना और भूल गए, सुना और भूल गए। एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 3 वीडियो देखा, हजारों वीडियो देखे, सुने और भूल गए। बस मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं कि अब जो वीडियो देखिएगा वो जागते हुए देखिएगा। जागते हुए का मतलब है कॉन्शियसली देखिएगा। आप क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्या बोला जा रहा है, उसको महसूस कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। और जब आप गौर से सुनोगे, जब आप जागते हुए देखोगे, तो आप महसूस करोगे कि आप अपने आप को देख रहे हो। आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति है जो आपकी तरह लगता है, वो ऐसे आगे बैठा हुआ है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो वीडियो देख रहा है। आप एनालाइज कर पाओगे जो व्यक्ति जो आपकी तरह लगता है वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर पा रहा है। अभी तक जो आप इतना परेशान रहे हो, इतने कंफ्यूज रहे हो, आपको लगेगा कि जो व्यक्ति कर रहा है वहाँ पर कहाँ का कन्फ्यूज़न है वो आप देख पा रहे हो। आप महसूस कर पा रहे हो कि उसकी क्या गलती की है, वो क्या गलत कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, या क्या क्या करना चाहिए, आपसे महसूस करोगे। अगर वो कोई पीडीएफ को डाउनलोड करेगा तो आप महसूस कर पाओगे कि जो बंदे ने, जो आपकी तरह लगता है, जो पीडीएफ डाउनलोड की है टेलीग्राम से, क्या सही डाउनलोड की है या ऐसे ही ज़बरदस्ती डाउनलोड कर ली है। तो आपसे निवेदन है कि इस बार जब आप कोई वीडियो देखिए, इस बार आप जागते हुए देखिए। जागते हुए देखेंगे तो आपके बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगे।
आपकी प्रिपरेशन जो पीसीएस की पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई की है, अभी तक जितने भी आपने एफर्ट किया है, हो सकता है वो सोते हुए एफर्ट किया हो। यही कारण है कि आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सारे लोगों के वीडियो सुनने के बाद, एक्सपीरियंस सुनने के बाद आप एक कदम नहीं आगे बढ़ा पाए। लोग दुनिया की दुनिया नाप देते हैं, लेकिन उस दुनिया को नापने के प्रोसेस में जो पहला कदम है वो तो लेना ही पड़ता है ना। एक छोटा सा कदम तो लिया जाता है। आप भी आईएएस पीसीएस कुछ भी बन सकते हो, पर पहला कदम तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। आप कितने भी वीडियो देख लो, आप कितने भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बट अगर आपने कदम ही नहीं बढ़ाया आगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है इस चीज़ का। आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितना भी स्ट्रेटजीज के टॉपर्स के वीडियो देख लो, कितनी भी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, कुछ मैटर नहीं करता। पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया की कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स, कोई भी किताब, कोई भी पीडीएफ आपको पीसीएस नहीं बना सकती। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको पीसीएस बना सकता है, वो है आप खुद। अगर आप प्रण कर लोगे, आप चाह जाओगे कि मुझे पीसीएस बनना है, तो पीसीएस बन जाओगे आप। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एफर्ट करो, कर्म करो, कुछ तो कर्म करो, एक कदम तो आगे बढ़ाओ। क्या होगा? बहुत से बहुत असफल हो जाओगे। तो अभी तक कौन से तीर मार लिए हैं आपने? अभी तक ऐसा कौन सा आपने चीज़ें अचीव कर ली हैं कि एक बार असफल हो जाओगे तो कयामत आ जाएगी? अभी तक तो भी ज़िंदगी कटी रही थी ना, बस नॉर्मल तरीके से। तो एक साल पढ़ के कर लो, शायद कुछ बदल जाए, शायद कुछ चेंज हो जाए, शायद कुछ अंदर चेंज हो जाए, बाहर नहीं, अंदर चेंज हो जाए। शायद कुछ अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। आप अपने आप को जिस तरह से अभी समय देखते हो उससे अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दो आप। पीसीएस की पढ़ाई बहुत सिंपल है, उसको सिंपल बने रहने दीजिए। जब आप जागते हुए तैयारी करोगे, आप महसूस करोगे कि दुनिया में मौजूद पीसीएस की किताबों में जो कितना भी कंटेंट अवेलेबल है, किताब, बुक्स, पीडीएफ, उसमें 99% चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है आपको। कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ 1% किताबें पढ़नी है आपको, सिर्फ 1%। बस ईमानदारी से जागते हुए होश में पढ़ाई कीजिएगा उन 1% किताबों का। और अगर आपने होश में रहते हुए 1% किताबें पढ़ ली आपने, यकीन मानिए पीसीएस चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में निकलेगा। अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ। दुनिया में जितने भी लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं वो सब यही कहेंगे कि चीज़ें सिंपल रखो, बस मेहनत करो। थोड़ा समय लगेगा, पीसीएस का सिलेबस बड़ा है, समय लगेगा, बट अगर आप किताबें कम रखोगे, फोकस रहोगे, जागते हुए होश से पढ़ाई करोगे, तो ये समय बहुत जल्दी कट जाएगा। अन्यथा आप राउंड एंड राउंड घूमते रह जाओगे। कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी ये नोट्स, कभी वो नोट्स, कभी वो टीचर, कभी ये टीचर, कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि समय कितना गुजर गया। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि होश में पढ़ाई कीजिए। जब तक कोई भी किताब हाथ मत लगाइए, तब तक आप ये पढ़ना कर लो कि आप उस किताब को एटलीस्ट 10 बार पढ़ सकते हो। क्योंकि जब तक आप 10 बार किताब नहीं पढ़ोगे, उस किताब में मौजूद इन्फॉर्मेशन नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगी। बस इतना छोटा सा आपको है कि उसी मटेरियल को हाथ लगाइए, उसी मटेरियल को पढ़िए जिसको आप रिवाइज कर सको। पीसीएस की पढ़ाई बहुत सिंपल है, इसको सिंपल बनने रहने दीजिए। थैंक यू दोस्तों।